हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास मैथ्स का रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार टेंथ क्लास की मैथ्स पूरी पढ़ ली है और केवल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो थोड़ा कम हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया उनको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो टेंथ क्लास की मैथ्स है उसमें अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिनमें पहला जो चैप्टर्स है वो नंबर्स से रिलेटेड है, यानी कि बेसिक मैथ्स का चैप्टर है। इसके अंदर नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ लेना, एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इरेशनल नंबर प्रूव करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इरेशनल नंबर जो प्रूव करने हैं उसमें 2-3 तरह की वेराइटी है। ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें टोटल बन सकते हैं, या तो एलसीएम एचसीएफ वाला या इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहली तरह का क्वेश्चन ये आता है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे मान लो आपके पास 8 है। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 8 को हम कुछ नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं जो सारे प्राइम होने चाहिए। जैसे मैंने 8 को लिख दिया 2 इंटू 4, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 तो कंपोजिट नंबर है, तो उसको लिखेंगे और फर्दर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो जो नंबर आए, 3 तरह के नंबर आए, 2 2 2, सभी प्राइम नंबर ही है, होने में एक ही तरह का नंबर है, बाकी हाँ वो सब प्राइम नंबर हैं। तो 8 को ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना जो कि सभी प्राइम नंबर्स हों, उसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। जैसे 15 को लिखना है, तो 15 को लिख दिया हमने 3 इंटू 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसको करने का तरीका आपने छोटी क्लासों में देखा हुआ है। जैसे अगर 15 का प्राइम फैक्टर करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप छोटे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है ना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो खुद के और 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। केवल 2 ही, एग्जैक्टली 2 ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, खुद से और 1 से, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये ध्यान रखना है आपको। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका इवन नंबर होना चाहिए था। उसके बाद अब 3 से डिविजिबिलिटी देखें तो इन दोनों का एडिशन 6 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 15 का क्या हो गया, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन। 15 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 इंटू 5। क्योंकि 3 एक ही बार लिखा हुआ है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 1। अगर यहाँ 3 2 बार आ जाता तो 3 रेज टू द पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको 125 का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। फिर 3 से होगा क्या, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 3 और 5 8 है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो 125 भी नहीं होगा। फिर 5 से तो होगा क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए केवल इतना सा रूल है कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। तो यहाँ 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 हो गया, 5 5 जा 25, फिर आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 5 5 3 टाइम्स आया है, तो 125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 5 रेज टू द पावर 3। यानी हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है, 3 टाइम्स आया है तो 5 रेज टू द पावर 3 बन जाएगा। तो अब हमें 15 और 125 के अगर प्राइम फैक्टर पूछे जाते तो हम ऐसे कर देते, लेकिन 10th क्लास में आपसे प्राइम फैक्टर निकालना नहीं पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि 15 और 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ काउंट करें, कैलकुलेट करें। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं।
तो अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम के लिए आप क्या करें, सबसे पहले दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लें जो हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद आप इनमें जो फाइनल प्राइम फैक्टर आए हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ढूंढें। पावर्स की बात नहीं चल रही, केवल जो नंबर बेस में लिखे हुए ना, जैसे 3, 5, 5, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सबको एक बार सर्च कर ले तो देखेंगे आपके 3 है, 5 है और यहाँ भी 5 ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट दो ही तरह के नंबर हुए हैं, एक तो हो गया 3 और एक हो गया 5, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ढूंढ के उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो नंबर्स हैं इनकी मैक्सिमम पावर दोनों में जो भी आपको दिखाई दे रही है वो ढूंढ लें। जैसे 3 की यहाँ पावर 1 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, है ना, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 होगी, सबसे बड़ी पावर 3 की 1। अब 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 1 और 3 में बिगर नंबर 3 है, तो 5 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 3 थी, तो हम 3 लेंगे क्योंकि 3 जो है वो 1 से बिगर है। तो यहाँ पे 3 आएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 इंटू 5⁻3। अब 5⁻3 हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर बन गया आपका 375 बन गया। ठीक है, तो ये तो एलसीएम निकल गया। इसी तरह से अगर इसी का एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते, इन दोनों में ऐसे नंबर ढूंढते जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में जो होना चाहिए। पहले हमने एलसीएम में क्या किया था, सभी अलग अलग तरह के नंबर जो जो लिखे हुए सब लिख दिए, लेकिन यहाँ पे हम जो कॉमन नंबर है केवल उन्हीं को ढूंढेंगे। तो 3 इसमें है पर इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे, 5 इसमें भी है इसमें भी है तो 5 को लिखेंगे। तो एलसीएफ में 5 आ गया। अब पावर की बात करें, एलसीएम में हमने क्या किया था, मैक्सिमम पावर लिखी थी, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लिखेंगे। तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, 1 और 3 में मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले अलग अलग आप प्राइम फैक्टर कर लें, फिर एलसीएम निकालने के लिए सभी नंबर जो डिफरेंट डिफरेंट है उन्हें, जो बेस नंबर में डिफरेंट डिफरेंट है उन्हें लिखें और उनकी मैक्सिमम पावर लिख के आंसर निकालें। एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर्स पहले लिखें और उनकी मिनिमम पावर लगाएं और आंसर निकाल लें। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब बात ये आती है कि एलसीएम, एचसीएफ और गिवन नंबर्स में भी क्या कुछ रिलेशन होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या, आप अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ निकलने पर आए, जैसे 375 और 5, इन दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई अगर किया तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो ओरिजिनल दोनों नंबर थे जिनका एलसीएम एचसीएफ आपने निकाला था 15 और 125, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। आप अगर 15 इंटू 125 करेंगे तो क्या आता है, चेक करते हैं। ये आएगा देखो, 15 5 जा 75 का 5, फिर 7, 15 2 जा 30 और 7 का 37, फिर 3, 15 1 जा 15 और 3 18। ठीक है, और उधर आप 375 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5, फिर 2, 5 7 जा 35 और 2 37 का 7, फिर 3, 5 3 जा 15 और 3 18। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू a इंटू बी के इक्वल आ गई। इस वाले चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें आपको एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी इन चार में से कोई 3 चीज दी जाएगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। इक्वेशन कौन सी यूज करनी है आपको यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। जैसे दो नंबर्स का एलसीएम 375 है और एचसीएफ 5 है, उनमें से एक नंबर 125 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 375 इंटू 5 इक्वल टू 125 इंटू एक्स और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स का जो भी आंसर आएगा वही दूसरा नंबर बच जाएगा। समझ में आया? तो एलसीएम और एचसीएफ के तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। जैसे कि कहा जाए कि प्रूव करें कि √2 एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ठीक वैसे ही आपको √3, √5, √6, √7 सबके लिए करना है, √8 है ना, √4, √9 नहीं होगा क्योंकि √4 तो एक रेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 2 आती है। ठीक है, तो √2 के लिए कैसे आप करेंगे, उसका सिंपल सा तरीका है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे आप जाएंगे। सबसे पहले आप ये कहेंगे, मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं इस तरीके से कि p और q के कॉमन फैक्टर कट जाएं और वो a/b बन जाए, जहां a और b को प्राइम नंबर है। तो √2 की वैल्यू हमने ले ली a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो जो मैंने बीच में बोला वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या, that √2 is a rational number. If this is a rational number then it can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, उसके बाद आपको आगे चलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि मान लो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उससे हमने कैंसिल आउट कर दिया और a/b बचा, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब a और b को प्राइम नंबर है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो a को भी डिवाइड करता हो और b को भी डिवाइड करता हो। ठीक है, को प्राइम का मतलब यही है कि ऐसा कोई नंबर हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है 1 के अलावा, यानी a और b का HCF 1 है। ये हमने अज्यूम कर लिया √2 को रेशनल मानते वक्त। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये हमने अज्यूम किया है वो गलत है और √2 रेशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, क्रक्स समझ गए आप इसका, करना क्या है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर √2 इक्वल टू a/b है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये a इक्वल टू √2b होगा। अगर इसको स्क्वायर कर दें तो a² इक्वल टू 2b² होगा। ठीक है, a² किसके इक्वल होगा, 2b² के इक्वल होगा। अगर a² को 2 इंटू b² लिखा जा सकता है, b एक इंटीजर वैल्यू है, 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि a² इज डिविजिबल बाई 2, है ना। किसी भी नंबर को 2 इंटू कुछ इंटीजर लिखा जा सकता है तो वो 2 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर को 5 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है तो 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ a² को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर, क्योंकि b इंटीजर है तो b² भी इंटीजर होगा, तो a² यहाँ से हो गया 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, किससे डिविजिबल हो गया, a² 2 से। अब एक थ्योरम है कि अगर a² किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो a भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अब 2 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी उसी प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a² का 2 लिखा तो a का भी 2 से डिविजिबिलिटी लिखनी होगी कि a भी 2 से डिविजिबल है। अगर a 2 से डिविजिबल है तो उसे फिर से 2 इंटू c समथिंग लिखा जा सकता है। 2 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो उसे 2 इंटू इंटीजर लिखा जा सकता है और इंटीजर हमने c मान लिया। अब a इक्वल टू 2c को आप इसमें रख दें तो a की जगह 2c लिख देंगे तो 4c² इक्वल टू 2b² आ गया। 2 से 2 कट 4 2 टाइम्स कट गया तो b² की वैल्यू आ गई 2c²। तो यहाँ फिर से वही कहानी शुरू हो गई कि b² को 2 इंटू c² लिखा जा सकता है तो b² 2 से डिविजिबल है। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि b भी 2 से डिविजिबल आ गया। 2d मान लेते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, जबकि हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनका हो ही नहीं सकता। लेकिन हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच गए जहां पता चल रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर तो 2 है। इसलिए जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था और हमने अज्यूम क्या किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो सही क्या होगा कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, मतलब √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से √2, √3, √5, √7, √11 जैसे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको पता है या आपको गिवन है कि √5 इरेशनल है तो प्रूव करें कि 3 + 2 √5 भी इरेशनल होगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन, इफ यू नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ऐसे दिया हुआ होगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए देखो आपके माइंड में ये आएगा कभी कभी कि सर रूट 5 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर होगा, उसमें एक रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो फिर रेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रूव हो ही गया ना कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ फिलहाल नहीं करना, क्योंकि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं है। हमें केवल इतना पता है कि जो एक रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल होगा और एक इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। मल्टीप्लिकेशन का हमें पता है, डिवीजन का पता है, लेकिन कैसे इसको सॉल्व करें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले वही सारी कहानी कर लेते हैं कि 3 + 2 √5 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में से लिखा जा सकता है तो ये p/q होगा, चाहे आगे तो a/b लिख दें, पर यहाँ उतना मैटर नहीं करता, तो अपन डायरेक्टली a/b लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 3 को उधर ले जाएं तो 2 √5 = a/b - 3, तो √5 = a/b - 3 / 2। ठीक है, तो हमें इतनी जानकारी तो है कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, केवल डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी रेशनल आएगा। तो रेशनल के बारे में हमें सारी जानकारी है, पर इरेशनल के साथ क्या ऑपरेशन होते हैं वो हमें जानकारी नहीं है। ये मानते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, 3 + 2 √5 को a/b मान लिया, जहां a/b एक रेशनल नंबर हो गया, तो 3 को साइड चेंज करके उधर पहुंचा दिया तो a/b - 3 आ गया। 2 √5 = a/b - 3, √5 = a/b - 3/2। अब a/b एक रेशनल नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, दोनों का माइनस करने पर रेशनल नंबर मिलेगा, उसको एक रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर फिर से एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो राइट हैंड साइड रेशनल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल हो गया। हमें इतनी जानकारी भी है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा इनिशियल अजम्पशन जो था कि 3 + √5 = a/b या 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग था। तो सही क्या है, इसका अपोजिट, यानी कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें एक लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको प्रूव करना है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। ये दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, ये भी दिया हुआ है कि √5 इरेशनल है, लेकिन ये रूल नहीं दे रखा कि इरेशनल प्लस इरेशनल एक इरेशनल नंबर होता है, ये रूल नहीं दिया हुआ है। हमको केवल रूल्स पता है रेशनल वाले, कि रेशनल को रेशनल से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो रेशनल आएगा, पर इरेशनल से रिलेटेड कोई रूल हमारे पास नहीं है। और हमें प्रूफ करना है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो वही तरीका है कि पहले मान लेते हैं कि ये रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, p/q लिख देते हैं या a/b लिख देते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों में से एक नंबर को उधर ले जाएं, जैसे 5 को उधर ले गया मैं, √5 को, तो ये चेंज कर दी उसकी साइड मैंने, तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो गया। अब क्या करें, दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, तो इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a/b का होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b² √5 का स्क्वायर 5 हो गया, -2 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, तो अब देखिए ये एक रेशनल नंबर आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, इनके अलावा सब कुछ रेशनल आ रहा है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूं एक साइड, यानी कि 10 नहीं 2 √5 a/b, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, 3 उधर जाके 2 रह जाएगा, a/b होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, फिर ये 2 √5 को छोड़ के बाकी जो हैं उनको साइड चेंज कर देते हैं, जैसे b को ऊपर ले जाते हैं, a को नीचे ले आते हैं और 2 को भी नीचे ले आते हैं। तो जो √5 की वैल्यू है वो क्या बच गई, a/b का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई 2a।
ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रेशनल नंबर होगा, उसमें 2 ऐड करें रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर और डिवाइड करें तो भी रेशनल नंबर, तो RHS पूरा रेशनल आ गया, LHS इरेशनल आ गया। एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने जो शुरू में अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो इरेशनलिटी प्रूफ करने वाले 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए। एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और एक रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सीखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में आपको कोई परेशानी आनी चाहिए। थैंक यू।